नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। आज की जो कहानी है वो गुजरात की है। 27 अगस्त 2022 की शाम के समय वैशाली बलसारा अपने पति से ये कहकर घर से निकलती थी कि वो किसी दोस्त से मिलने जा रही है और उसे कुछ काम भी है, इसलिए वो थोड़ी देर में घर लौट आएगी। इस पर पति हरेश बलसारा ने भी वैशाली से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वैशाली एक सिंगर थी, तो इसलिए परफॉर्मेंस के लिए उसे कई लोगों को मिलना होता था। और फिर शाम 6:45 पर वैशाली अपनी कार से निकल गई। लेकिन जब कई घंटे बीत जाने के बाद भी वैशाली अपने घर नहीं लौटी, तो पति हरेश बलसारा ने पत्नी वैशाली को फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद हरेश ने अपने रिश्तेदारों और जानने वालों को भी फ़ोन किए, लेकिन वैशाली के बारे में कहीं से भी कुछ पता नहीं चला। अब हरेश को वैशाली की चिंता होने लगी थी। इसके बाद हरेश ने तुरंत अपनी गाड़ी निकाली और वैशाली को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। बहुत तलाश करने पर भी न तो उसे वैशाली मिली और ना ही वैशाली ने उसका फ़ोन उठाया। हरेश ने सोचा कि शायद वैशाली किसी काम में बिजी हो, या हो सकता है वो देर रात में आए। यही सोचकर हरेश वापस अपने घर लौट आया और वैशाली का इंतज़ार करने लगा। इंतज़ार करते करते सारी रात बीत गई, लेकिन वैशाली अपने घर नहीं लौटी। इसके बाद सुबह होते ही हरेश बलसारा सीधे पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। इधर वलसाड़ पुलिस भी तुरंत ही वैशाली की तलाश में जुट गई। उसे तलाश करते करते सुबह से शाम हो गई, पर पुलिस को भी वैशाली कहीं नहीं मिली। लेकिन फिर उसी दिन यानी 28 अगस्त 2022 को शाम के समय वलसाड़ शहर के पारी इलाके में ही नदी के किनारे एक व्यक्ति टहल रहा था, और जब वो व्यक्ति रोड से हटकर दूसरी सड़क पर आया तो उस व्यक्ति को वहाँ उस रोड पर नदी के किनारे एक गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दी। वो गाड़ी लावारिस हालत में खड़ी थी। इसके बाद वो व्यक्ति गाड़ी के थोड़ा पास जाता है, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी के अंदर झांक कर देखा तो उसकी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि वहाँ उस कार के अंदर एक लड़की का शव पड़ा था। इसके बाद उस व्यक्ति ने तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया, क्योंकि ये इलाका भी पारडी पुलिस के अंतर्गत ही आता था। इसलिए वलसाड़ पुलिस की एक टीम मौकाए वारदात पर पहुंचती है, लेकिन कार की और उस लाश की हालत को देखकर पुलिस को ये समझने में देर नहीं लगी कि ये मामला कत्ल का है, क्योंकि उस लाश की गर्दन पर गला दबाए जाने के निशान नज़र आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरह से उस लाश को कार में रखा गया था, वो प्राकृतिक मौत के मामले में नहीं हो सकता था। इसके अलावा कार की चाबी और उस महिला का मोबाइल फ़ोन जैसी कई चीज़ें भी गायब थीं। लेकिन इस मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस को सबसे पहले मरने वाली लड़की की पहचान करना ज़रूरी थी। लेकिन इत्तेफाक से उसी दिन सुबह ही हरेश बलसारा ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। रिपोर्ट लिखवाने वाले हरेश ने अपनी शिकायत में बताया था कि उसकी पत्नी 27 अगस्त को किसी से मिलने जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन इसके बाद वो घर नहीं लौटी। ऐसे में पुलिस ने सबसे पहले हरेश को ही फ़ोन किया और पारडी में नदी के किनारे मिली उस लाश की पहचान करने के लिए उसे मौकाए वारदात पर बुलाया। उससे पुलिस ने कहा कि हमें पारडी इलाके में नदी किनारे एक बलेनो कार में किसी महिला का शव मिला है, इसलिए आप जल्दी से घटनास्थल पर पहुंचकर उसकी पहचान कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है ये शव आपकी पत्नी का ही हो। इतना सुनते ही हरेश भागता हुआ मौकाए वारदात पर पहुंचता है। अपनी पत्नी की कार और उसकी लाश को देखते ही हरेश फूट फूट कर रोने लगा। और अब ये बात तो साफ हो गई थी कि मरने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि हरेश की पत्नी वैशाली बलसारा ही है। अब तक पुलिस महकमे के साथ साथ आसपास के लोगों ने भी हरेश और उसकी पत्नी वैशाली को पहचान लिया था, क्योंकि हरेश और वैशाली इस इलाके के लोगों के लिए जाना पहचाना चेहरा था। जहां वैशाली एक मशहूर गरबा सिंगर थी, तो वहीं उसका पति हरेश भी एक मशहूर गिटारिस्ट था। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर वैशाली का कत्ल
कैसे हुआ? शहर के इस इलाके में सुनसान जगह पर उसकी कार के अंदर उसकी जान किसने ली? आखिर वैशाली से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती थी? क्या ये कोई रिश्ते के दांवपेच का अंजाम था, या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई विवाद, या फिर कुछ और? इन सब बातों का पता लगाने के लिए पुलिस ने सबसे पहले वैशाली की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। साथ ही उसके पति हरेश से पूछताछ करनी शुरू कर दी। लेकिन इस मामले में हरेश से पूछताछ करने पर पुलिस को ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं मिली, क्योंकि हरेश ने भी पुलिस को बताया था कि शनिवार को वैशाली किसी से मिलने जाने की बात कहकर घर से निकली थी। लेकिन वो कहाँ जा रही है और किससे मिलने जा रही है, इसके बारे में वैशाली ने उसे कुछ भी नहीं बताया था। इसलिए उसे भी इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि वैशाली अपनी ज़िंदगी के आखिरी समय में किसके साथ थी। इधर पुलिस को हरेश के बयान और उसके बातचीत करने के अंदाज से इस बात का एहसास हो चुका था कि हरेश उनसे कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसलिए शुरुआती पूछताछ के बाद ही वैशाली के पति हरेश को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी, यानी अब हरेश शक के दायरे से बाहर हो चुका था। लेकिन ऐसे में पुलिस के सामने चुनौती ये थी कि आखिर वैशाली के कातिलों तक कैसे पहुंचा जाए। जांच को आगे बढ़ाने के लिए वलसाड़ पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के साथ साथ 8 अलग अलग पुलिस टीमें बनाई। उनके हिस्से का काम सौंप दिया गया। पुलिस ने सबसे पहले वैशाली के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई। साथ ही वैशाली के घर से लेकर मौकाए वारदात तक वाली जगह तक उस पूरे रूट के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालना शुरू किया गया। और इस कोशिश में 2 सुराग भी पुलिस के हाथ लगे। पहला, ये पुलिस ने वैशाली की कॉल डिटेल में पाया कि वैशाली ने अपने घर से निकलने से पहले और निकलने के बाद भी किसी बबीता कौशिक नाम की महिला से बात की थी। और दूसरा ये कि मौकाए वारदात के आसपास के सीसीटीवी कैमरों में भी 27 अगस्त की शाम को बबीता कौशिक ही कई जगह पर नजर आई थी। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल मेल खा रही थीं। साथ ही पुलिस को ये भी पता चलता है कि बबीता कौशिक वैशाली की बहुत अच्छी दोस्त थी। इसके बाद पुलिस ने बिना देरी किए बबीता को पुलिस स्टेशन लाकर उससे पूछताछ करने का फैसला किया। लेकिन अब पुलिस के सामने प्रॉब्लम ये थी कि जो बबीता शक के घेरे में थी, दरअसल वो खुद 9 महीने की प्रेग्नेंट थी और वो किसी भी समय बच्चे को जन्म दे सकती थी। ऐसे में उससे सख्ती से पूछताछ करना बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि इससे बबीता के साथ साथ उसकी कोख में पल रहे बच्चे की भी जान को खतरा हो सकता था। लेकिन उससे पूछताछ करनी भी ज़रूरी थी। इसके लिए पुलिस ने एक मेडिकल ऑफिसर को बुलाकर उसकी मौजूदगी में बबीता से पूछताछ करनी शुरू की। हालांकि पुलिस को बबीता के खिलाफ मिले सबूतों के साथ साथ उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर भी लग रहा था कि इस कत्ल में बबीता का कुछ न कुछ हाथ तो ज़रूर है। लेकिन पुलिस के लिए सारी कड़ियों को जोड़ना अभी बाकी था, और जैसे ही पुलिस ने बबीता से सवाल जवाब करना शुरू किए तो इस कत्ल के एक के बाद एक कई राज खुलते चले गए। पूछताछ के दौरान बबीता ने पहले तो 27 तारीख को शहर के पारडी इलाके की ओर जाने की बात से साफ इनकार कर दिया था। फिर पुलिस ने कहा कि मेरे पास कई सीसीटीवी फुटेज हैं। तब बबीता ने स्वीकार किया कि वो गई थी और वहाँ पर उसकी मुलाकात अपनी दोस्त वैशाली से हुई थी। फिर पुलिस ने बबीता को अपने जाल में फंसाने के लिए एक और चाल चली। पुलिस ने पूछा कि क्या तुमने वैशाली को किसी और के साथ देखा था? इसके बाद पुलिस ने जानबूझकर बबीता को एक ऐसे व्यक्ति की फ़ोटो दिखाई जिसका इस मामले से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं था, क्योंकि बबीता तो पहले ही इस मामले से बचना चाहती थी। इसलिए बबीता ने उस अनजान व्यक्ति की फ़ोटो देखकर कहा कि हाँ, मैंने उस दिन वैशाली के साथ इस व्यक्ति को देखा था, और इससे साफ हो गया था कि बबीता अब भी झूठ बोल रही है। इसके बाद पुलिस ने बबीता की सच्चाई से सामना करवाया और उसे बताया कि इस तरह झूठ बोलकर वो खुद ही अपनी बातों में फंस चुकी है। अपनी दोस्त वैशाली को कत्ल करने का प्लान बना लिया था, लेकिन प्रेग्नेंट बबीता के लिए अकेले ही अपनी दोस्त वैशाली का कत्ल करना मुमकिन नहीं था। यानी इस कत्ल में उसके साथ कोई और व्यक्ति भी शामिल ज़रूर था।
लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर वो व्यक्ति कौन हो सकता था, और फिर इसका जवाब भी पुलिस को तुरंत ही मिल गया। दरअसल इस घटना से करीब 1 साल पहले वैशाली और बबीता की मुलाकात एक फंक्शन के दौरान हुई थी। उन दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए और फिर वो दोनों फ़ोन पर बातें करने लगी। इसी तरह बात करते करते उन दोनों में दोस्ती हो गई। वैशाली और बबीता की दोस्ती इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि जब भी बबीता को पैसों की ज़रूरत पड़ती थी तो वो वैशाली से पैसे मांग लेती थी और वैशाली उसकी मदद कर देती थी, यानी वो बबीता को पैसे दे देती थी। और अब 1 साल के अंदर बबीता को वैशाली ने टोटल 25 लाख रुपए उधार दे दिए। पर अब वैशाली अपने 25 लाख रुपए वापस मांग रही थी, लेकिन बबीता वो रुपए नहीं लौटाना चाहती थी, जिसकी वजह से बबीता को बहुत टेंशन होने लगी थी। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी कि वो वैशाली का कर्ज उतार सके, लेकिन फिर भी उसने वैशाली से कह दिया था कि वो इतनी बड़ी रकम एक बार में तो नहीं दे सकती, मगर फिर भी वो थोड़ा थोड़ा करके सारा कर्ज उतार देगी। वैशाली इस बात को भी मान गई, लेकिन असल में तो बबीता वो रुपए लौटाना ही नहीं चाहती थी। धीरे धीरे उधार के उन 25 लाख रुपए के चलते ही अब उन दोनों के रिश्तों में भी कड़वाहट आने लगी थी। और जब बबीता पर वैशाली ने पैसे चुकाने के लिए दबाव बनाना शुरू किया तो इस पर बबीता ने सोचा कि क्यों न वैशाली को ही रास्ते से हटा दिया जाए। बबीता उस समय फेसबुक पर भी एक्टिव रहती थी और फेसबुक पर उसके ढेर सारे फ्रेंड्स भी थे, जिनमें से कुछ के साथ वो अक्सर चैटिंग भी करती थी। इसी बीच बबीता ने अपने कुछ फेसबुक फ्रेंड्स को भरोसे में लेकर उन्हें भी ये कहानी सुनाई और उनसे कहा कि वो अपनी दोस्त वैशाली से पीछा छुड़ाना चाहती है। उसके इन्हीं फेसबुक फ्रेंड्स में एक सुपारी किलर भी था, जिसका नाम था सुखविंदर सिंह भाटी। वो पंजाब का रहने वाला था। वो दोनों पिछले कई सालों से फेसबुक फ्रेंड्स थे। बबीता ने वैशाली को रास्ते से हटाने के लिए सुखविंदर सिंह से बात की। सुखविंदर सिंह वैशाली की जान लेने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इसके लिए सुखविंदर ने बबीता से 10 लाख रुपए की डिमांड की। बबीता ने उसके साथ मोल भाव करना शुरू कर दिया और फिर 8 लाख रुपए में वैशाली का कत्ल करने की बात तय हो गई। क्योंकि सुखविंदर भी ये काम अकेला नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपने एक दोस्त त्रिलोक सिंह को भी इस साजिश में शामिल कर लिया था। इधर वैशाली भी बबीता की अच्छी दोस्त थी। वैशाली उस पर बहुत भरोसा करती थी। बबीता जब भी वैशाली को कहीं बुलाती तो वो बिना कुछ सोचे समझे बबीता के पास पहुंच जाती थी। 27 अगस्त की शाम को भी बबीता ने वैशाली को फ़ोन किया। उसने वैशाली को उधार दिए गए रुपए वापस लौटाने की झांसा दिया। इसके बाद प्लान के मुताबिक 27 अगस्त की शाम को बबीता और 2 सुपारी किलर्स वलसाड के पारडी इलाके में खाली पड़ी एक डायमंड फैक्ट्री के पास पहुंचते हैं। बबीता अपनी स्कूटी से आई थी, लेकिन प्लान के अनुसार उसने अपनी स्कूटी को वारदात वाली जगह से करीब 1 किलोमीटर पहले ही पार्क कर दिया था। बबीता वहां से ऑटो में बैठकर खाली पड़ी उस डायमंड फैक्ट्री में पहुंच गई। उसने वैशाली को भी पारडी इलाके की उसी डायमंड फैक्ट्री में बुला लिया। बबीता का फ़ोन आने के बाद वैशाली रुपए लेने के लिए उस फैक्ट्री में पहुंच गई। वहां पर बबीता पहले ही उसका इंतज़ार कर रही थी। इसके बाद बबीता वैशाली की कार में बैठकर काफ़ी देर तक बातें करती रही। बबीता अपने साथ 8 लाख रुपए भी लेकर आई थी। उसने वो रुपए वैशाली को दिए और कहा कि इन्हें एक बार में चेक कर लो। वैशाली पैसे गिनने लगी, लेकिन तभी वो दोनों सुपारी किलर वहां आकर खड़े हो गए। बबीता ने उन दोनों सुपारी किलर्स को अपना कजिन बताकर वैशाली की कार में बैठा लिया, लेकिन कार के अंदर आते ही उन दोनों ने पहले तो क्लोरोफॉर्म सुंघाकर वैशाली को बेहोश कर दिया और फिर गला घोंटकर उसकी जान ले ली। इसके बाद उन्होंने लाश को उठाकर पीछे की सीट पर डाल दिया और फिर सबूत मिटाने के इरादे से वैशाली की कार में ही उसकी लाश को लेकर नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ पर वो लोग कार और लाश को लावारिस हालत में छोड़कर फरार हो गए। बबीता अपने साथ 8 लाख रुपए लेकर आई थी और ये रुपए उसे वैशाली को देने थे, लेकिन वैशाली से पीछा छुड़ाने के लिए उसने वही 8 लाख रुपए सुपारी के तौर पर उन किराए के कातिलों को दे दिए थे।
इस बयान के आधार पर पुलिस ने बबीता को अरेस्ट कर लिया था। साथ ही पुलिस ने पंजाब से एक सुपारी किलर सुखविंदर को भी अरेस्ट कर लिया था। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि वैशाली ने अपनी दोस्त बबीता को 25 लाख रुपए देने जैसी इतनी बड़ी बात अपने पति हरेश से भी छुपा रखी थी। यानी वैशाली ने अपने पति को भी कभी भी इस बात की भनक नहीं लगने दी कि उसने बबीता को इतनी बड़ी रकम उधार के तौर पर दे रखी है। उसका पति हरेश तो ये भी नहीं जानता था कि आखिर वैशाली के पास इतना पैसा कहाँ से आया था। और तो और वारदात वाले दिन भी जब बबीता ने वैशाली को फ़ोन करके रुपए चुकाने के बहाने बुलाया था, तब भी वैशाली ने अपने पति को ये नहीं बताया था कि वो अपनी दोस्त बबीता से उधार में दिए गए 25 लाख रुपए वापस लेने जा रही है। और यही वजह थी कि वैशाली की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते समय हरेश ने भी 25 लाख रुपए जैसी किसी बात का जिक्र नहीं किया था। अगर वैशाली के फ़ोन की कॉल डिटेल्स में उसकी बबीता से आखिरी बार हुई बातचीत सामने नहीं आती और अगर उस दिन बबीता फैक्ट्री की तरफ जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद ना हुई होती, तो शायद वैशाली का ये राज भी हमेशा हमेशा के लिए उसकी मौत के साथ ही दफन हो जाता। लेकिन एक गर्भवती महिला की इतनी भयानक साजिश और अपने ही दोस्त के साथ गद्दारी की ये कहानी सुनकर पूरा गुजरात हैरत में पड़ गया था। पुलिस को भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि वैशाली की सबसे करीबी दोस्त बबीता ही उसकी कातिल निकलेगी। इसके बाद पुलिस ने चार्जशीट तैयार करके उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। फिलहाल इस केस के बारे में बात करें तो इस कत्ल में शामिल रहे सभी आरोपियों पर वैशाली के खिलाफ साजिश रचने, कत्ल करने, सबूत मिटाने जैसे आरोपों के तहत अभी भी कार्यवाही चल रही है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। इस वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आप जहां भी रहें सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।